तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। आज अपने छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, जिसका नाम है सिंचाई परियोजनाएं। एक दो क्लासों में तुम्हारे टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, स्टार्ट कर दो सर आगे में। चलो भाई, होगी क्लास स्टार्ट है, जल्दी से आ जाओ फिर, है ना। सर हम आ गए, हम आ चुके हैं। चलो चलो, बढ़िया बात है। सारे के सारे आ गए, एकदम बढ़िया दिख रहा हूँ। आवाज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। बाकी सिंचाई परियोजना से अभी कुछ मत पूछना, क्योंकि अभी अपन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, तुम्हारे जो भी डाउट रहेंगे सब डाउटों को आराम से दूर करेंगे। तब तक 1 या 2 मिनट जो भी आराम से कमेंट होए, कोई प्यार भरी होए, और भी कुछ कहना चाहो तो आराम हो कह सको भाई। ऑफर दे दो। अरे यार, तू कहेगा तभी निकाल देंगे ऑफर। और बता। तो रोज क्लास लिया करो। हाँ, कोशिश करेंगे रोज क्लास लें। कल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, है ना। चलो, कल क्या है कि थोड़ा सा हो ही गया था काम को। बाकी डेली क्लास लेंगे, ठीक है। शुरू में कोई दिक्कत को नहीं। कट ऑफ कितनी जाएगी? अरे भाई, पेपर तो होने दे, उसके बाद में बताएंगे कट ऑफ। चलो आ जाओ फिर। आज का जो अपना टॉपिक है, इसका नाम है सिंचाई परियोजनाएं। नाम से पता चल रहा है, सिंचाई के लिए परियोजनाएं चलाई जाएंगी सरकार के द्वारा। सर, सिंचाई कहां पर करते हैं? फसलों के अंदर करते हैं भी सिंचाई। फसलों के अंदर हम सिंचाई करते हैं, उसके लिए सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाएंगी। वो ही क्या होती है? सिंचाई परियोजना होती है। आप फसलों में सिंचाई करते हो तो सभी के पास में अलग अलग सुविधा सिंचाई करने की। कोई कुओं के द्वारा सिंचाई करता है, कोई नलकूपों मतलब ट्यूबवेल किससे सिंचाई करता है, कोई नहरों के द्वारा सिंचाई करता है, और कोई तालाबों के द्वारा खेत में सिंचाई करता है। और जिसी के पास में पानी की सुविधा ही नहीं है, वो भगवान के भरोसे अभी कदी यानी का राम बरसगो, तो यानी का अपनी फसल आने सिंचाई की सुविधा मिलेगी। थोड़ी सी हम प्रारंभिक बातें करेंगे। सिंचाई परियोजना समझ गए? हाँ सर, ये जो अपने फसलों के अंदर सिंचाई होती है, सरकार के द्वारा समय समय के ऊपर योजनाएं चलाई जाती हैं कि हम यानी कि खेतों में किस प्रकार से पानी पहुंचाएं सिंचाई के लिए। थोड़ी सी प्रारंभिक बातें करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला। एक बात मुझे बताओ कि अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो सकता है? गंगानगर, क्योंकि वहां से गंग नहर गुजरती है। सर्वाधिक अगर किसी जिले में सिंचाई होती है तो वह है गंगानगर। गंगानगर वालों को खूब सारा पानी मिलता है। और अगर मैं बात करूं भाई न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल, ऐसा जिला जहां पर न्यूनतम सिंचाई होती है, तो तुम क्या आंसर करोगे? सर, जैसलमेर कर दें क्या? क्योंकि वहां पर बारिश कम होती है। नहीं, जैसलमेर मत करना। सही उत्तर होगा राजसमंद। हालांकि जैसलमेर में बारिश जरूर कम होती है, लेकिन वहां पर सिंचाई की सुविधा है, क्योंकि वहां से इंदिरा गांधी नहर गुजर रही है। राजसमंद वाला जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है, लगभग वहां की जमीन बंजर है, इसलिए वहां पर फसलों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाती। ये थोड़ा सा प्रारंभिक बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सीधा सीधा याद रखना पड़ेगा। और बाकी किताब है ही आपके पास में, अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये इस महीने जल्दी आ जाएंगी भी किताबें। अरे मैं नहीं सुनता रे, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है? तुम पढ़ लिया करो रे, तुम पढ़ लिया करो, तुम ध्यान दे लिया करो तुम एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो आगे। हाँ, तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? गंगानगर है। और न्यूनतम जिला कौन सा है? न्यूनतम जिला राजसमंद है। ये नॉर्मल सी प्रारंभिक बातें हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला गंगानगर। और न्यूनतम जिला की बात आ जाए तो न्यूनतम जिला राजसमंद होगा, अपने जैसलमेर मत कर देना। ठीक है। अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें कि सर सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, जब प्रतिशत की बात आई ना, तो भी सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से भी गंगानगर ही होगा। लेकिन न्यूनतम यहां पर चेंज हो जाएगा। न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला है वो चूरू होगा। जब प्रतिशत की बात करी जाए तो चूरू जिले का क्षेत्रफल ज्यादा है और वहां पर पानी कम है, इसलिए ज्यादा क्षेत्रफल होने के कारण प्रतिशत में न्यूनतम सिंचाई चूरू के अंदर आती है। हालांकि सिंपल सा पूछ लेकर राजस्थान में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? राजसमंद है। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें, हाँ हाँ, अपडेट हुए वो साथ साथ में कराता रहूंगा मैं, ठीक है। चलो आ जाओ।
और राजस्थान में न्यूनतम जिला राजसमंद, लेकिन जब प्रतिशत की बात आती है ना, तो चूरू जिले का जो क्षेत्रफल है वो यानी कि राजसमंद से ज्यादा है। और जब इन दोनों का प्रतिशत के हिसाब से निकाला जाता है तो चूरू जिले में प्रतिशत के हिसाब से कम सिंचाई होती है। तो यहाँ पर न्यूनतम सिंचाई वाला जिला चूरू हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कौन से भाग में होती है? उत्तरी भाग में होती है, दक्षिणी भाग में होती है, पूर्वी भाग में होती है, पश्चिमी भाग में होती है? जब पूरे राजस्थान की बात करें भी, पूरे राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई तो वो पूर्वी भाग में होती है। ये बात हमें पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई पूर्वी भाग में होगी, क्योंकि उधर से चंबल, बनास और बाणगंगा नदियां बहती हैं। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो सर्वाधिक जन घनत्व वाला प्रदेश है, क्योंकि 23% क्षेत्रफल में भी 39% जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहां पर पानी जाता है, फसलों के लिए सिंचाई की सुविधा है, इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई पूर्वी भाग में होती है। ठीक है, ओके, ये बात लिखी है ना मैंने? हाँ, ये लिख रखी, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? पूर्वी भाग के अंदर होती है। राजस्थान में 15 नदी बेसिन क्या किए गए हैं? चिन्हित किए गए हैं। नदी बेसिन समझते हो तुम? नदियां हमने सारी की सारी पढ़ी हैं। कोई नदी है और उसके द्वारा, वो उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो क्षेत्र बनता है वही बेसिन होता है। जैसे मान लो कि यहाँ से लूनी नदी बह रही है और उसके द्वारा जो बेसिन बनाया जाएगा, जो क्षेत्र घेरा जाएगा, वो क्या हो जाएगा? लूनी बेसिन हो जाएगा। यही बेसिन होता है। उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो क्षेत्र बनाया जाता है वो बेसिन होता है। जैसे हमने पढ़ा था, माही बेसिन है, लूनी बेसिन है, चंबल बेसिन है, बनास बेसिन है। इस प्रकार से राजस्थान में 15 नदी बेसिन को चिन्हित किया गया है। ओके, ठीक है। इन नदी बेसिनों में यानी कि राजस्थान में 15 नदी बेसिन को चिन्हित किया गया। राजस्थान में 15 नदी बेसिनों को चिन्हित किया गया सिंचाई के लिए। इन नदी बेसिनों में अगर मैं कुल जल की बात करूं भी, सिंचाई के लिए कितना जल है, तो 158.60 लाख एकड़ फीट है। मतलब अगर मिलियन में बात करूं तो 15.86 MAF। MAF का मतलब ही होता है मिलियन एकड़ फुट। तो पूरे भारत में केवल 1.16% है। मतलब अगर मैं पूरे भारत की बात करूं ना, पूरे भारत में 100% सिंचाई होती है, तो उसका राजस्थान में केवल 1.16% ही सिंचाई है नदियों के मामले में। हम यानी कि सिंचाई के मामले में बहुत पीछे हैं। केवल हम यानी कि 1.16% हिस्सा रखते हैं सिंचाई के मामले में। ठीक है, हाँ, चलो आगे। ठीक है, इन नदी बेसिनों में कुल उपलब्ध सतही जल की मात्रा लगभग 158.60 लाख एकड़ फीट, मतलब 15.86 मिलियन एकड़ फुट है, जो देश में कुल उपलब्ध जल संसाधन का 1.16% हिस्सा ही है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। क्या बताया कि देखो, राजस्थान में 15 नदी बेसिनों को चिन्हित किया गया है सिंचाई के लिए, जिनके अंदर पानी है, उस पानी का हम सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। इनमें अगर मैं कुल जल की बात करूं तो इनकी मात्रा लगभग 158.60 लाख एकड़ फीट है। ये देखो, लाख के अंदर है आंकड़ा। और जब मैं मिलियन की बात करता हूं तो आपको पता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो वो क्या 15.86। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। राजस्थान के अंदर यानी कि जो नदी बेसिन है उनका कितना जल है वो सिंचाई के लिए है? 15.86 मिलियन एकड़ फुट। अगर लाख की पूछ ले तो 158.60 लाख एकड़ फुट है। तो देश में अगर पूरे देश की बात करूं तो हम यानी कि कुल जल संसाधन का केवल 1.16% हिस्सा रखते हैं। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई किन से होती है? सर्वाधिक सिंचाई अपने कुओं और नलकूपों से होती है। कुआं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है जयपुर जोधपुर में, और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगानगर में। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होगी? भीलवाड़ा और उदयपुर में। ठीक है, ये नॉर्मल से अपने को बात ध्यान रखनी है। राजस्थान में अगर मैं पूरे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई है वो कुओं और नलकूपों के द्वारा होती है। ये आप कुएं देख सकते हो और ये आप नलकूप देख सकते हो, जिनको अपने क्या बोलते हैं? ट्यूबवेल बोलते हैं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। और कहां पर होती है? सबसे ज्यादा होती है जयपुर और जोधपुर के अंदर। फिर मैं बात करूं नहरें, तो आपने देखी हैं सर? को नहीं देखी? मैं तो नहर के हुए हैं, तो आप नहर भी देख सकते हो। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? गंगानगर में होती है। और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? भीलवाड़ा और उदयपुर में होती है। ये सर्वाधिक सिंचाई होती है तालाबों से। ठीक है, हाँ, संडे को आ जाएगी मेला और बालकों वाली क्लास। संडे संडे करवा देंगे, 2-3 क्लासों में हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट। ओके, चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ सर। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, प्रारंभिक बातें हैं जो केवल अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अब यानी कि तुम्हारे पास में आंकड़ा आएगा
अच्छा, आपकी पीपीटी बहुत अच्छी होती है, चलो बढ़िया बात है, तुम पढ़ लिया करो बस, तुम्हें केवल पढ़ना है। तुम क्यों एक्स्ट्रा बातों के बारे में सोचते हो? तुम्हें पता नहीं कैसे समय मिल जाता है और बातें करने के लिए, मुझे नहीं मिलता यार। कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, सुनने के लिए समय नहीं है, कैसे समय निकाले, इतनी सारी किताबें निकालनी है, लोगों की बातें सुनेंगे तो फिर कहाँ टाइम मिलेगा। ठीक है, ओके, चलो भी आगे। कुओं से यानी कि कुएं बोले तो ओपन वेल्स यानी कि खुले कुएं 20.10% सिंचाई होती है। यानी कि अगर मैं सारों की बात करूं तो 20.10% है, नया आंकड़ा थोड़ा सा ऐड कर लेना इस चीज को, वैसे किताब के अंदर है ये। तो कुओं से ओपन वेल्स यानी कि 20.10% भाग के ऊपर सिंचाई होती है। 20.10% से हम कुओं से सिंचाई करते हैं, मतलब ओपन वेल्स यानी कि खुले कुएं, ओपन का मतलब खुले और वेल्स कहने का कुआं, खुले कुओं के द्वारा 20.10% से सिंचाई होती है। नलकूपों की मैं बात करूं, मतलब ट्यूबवेल की बात करूं, तो इनसे सिंचाई होती है 49.29%। सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है राजस्थान में वो नलकूपों से होती है। कितनी होती है सर, यानी कि आधी सिंचाई कर लेते हैं, लगभग 49.29%, एकदम फिक्स आंकड़ा है। नहरों के द्वारा यानी कि कैनाल्स के द्वारा होती है 28.39% सिंचाई, और तालाबों के द्वारा, टैंक्स के द्वारा 0.33% सिंचाई होती है। बाकी यानी कि जो भी बच गए वो सारे के सारे अन्य संसाधन हैं। ठीक है, चलो आगे। अब हम शुरुआत करते हैं सिंचाई परियोजनाओं की। तो सर अब तक आप क्या करवा रहे थे, अब यानी कि सिंचाई परियोजना कराओगे तो ये पर नॉर्मल प्रारंभिक बातें कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, सर्वाधिक सिंचाई किन से होती है, कितने परसेंट यानी कि सिंचाई में हिस्सा रखते हैं, सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है, कौन से भाग में होती है, नॉर्मल से प्रारंभिक बातें हैं। अब हम यहां से सिंचाई परियोजना शुरू कर रहे हैं। सिंचाई परियोजनाओं को मुख्य रूप से 4 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो भू उद्देश्य परियोजनाएं, जिनके बहुत सारे उद्देश्य हों, मतलब पेयजल के अंदर भी काम लें अपने, सिंचाई के अंदर भी काम लें, उनसे बिजली का भी उत्पादन करें, ऐसी सिंचाई परियोजना को हम कहेंगे बहु उद्देशीय सिंचाई परियोजना। दूसरी है वृत्त सिंचाई परियोजना, जिसका कृषि कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा होगा। मतलब उस सिंचाई परियोजना के द्वारा 10,000 से ज्यादा हेक्टेयर को रिकवर किया जाएगा, मतलब कवर किया जाएगा। कृषि कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा है। मध्यम सिंचाई परियोजना, जिसका कृषि कमांड क्षेत्र 2,000 से 10,000 के बीच में है। और लघु सिंचाई परियोजना, जिसका कृषि कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से कम है, उसे हम क्या कहेंगे, लघु सिंचाई परियोजना कहेंगे। ओके, नॉर्मल सी बातें। तो अब यहां से तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहां से सवाल नहीं आएगा कि सिंचाई परियोजना कितनी प्रकार की होती हैं, लेकिन अपने को ध्यान रखना है। जैसे अन्य कह बहु उद्देश्य परियोजना, वृत्त है, मध्यम है, लघु है, नॉर्मल से 4 नाम है जो आपको सीधे सीधे ध्यान रखने हैं। ऐसा कभी एग्जाम में सवाल नहीं आएगा कि यह सिंचाई परियोजना वृत्त में आएगी या मध्यम में आएगी, मध्यम में आएगी, लघु में आएगी, इस प्रकार के सवाल नहीं पूछेगा। ये केवल थोड़ी सी जानकारी के लिए है कि सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पहली जो सिंचाई परियोजना उसका नाम है बहु उद्देश्य परियोजना। नाम से ही पता चल रहा है, बहु का मतलब होता है बहुत, और उद्देश्य का मतलब होता है उद्देश्य। ऐसी सिंचाई परियोजना जिसके खूब सारे क्या हो, उद्देश्य हों, उनको हम क्या कहेंगे, बहु उद्देश्य सिंचाई परियोजना कहेंगे। मतलब जिसका जल बहुत सारे उद्देश्य में काम लिया जाता है। पेयजल मतलब इसका जल हम पीने के लिए भी काम लेते हैं, खेतों में सिंचाई के लिए भी काम लेते हैं, इसके द्वारा हम विद्युत का भी उत्पादन करते हैं। तो ऐसी परियोजना क्या कहलाएंगे, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कहलाएंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही शानदार कथन कहा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में कि ये आधुनिक भारत का नवीन मंदिर है। ठीक है, ये उनका कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लेकर, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो अगली सिंचाई परियोजना उसका नाम है वृत्त सिंचाई परियोजना, मतलब जिसका कृषि कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा हो। ऐसी सिंचाई परियोजना तो यानी कि 10,000 से ज्यादा हेक्टेयर में सिंचाई करती है, इसका कृषि कमांड क्षेत्र कितना है, 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा है। मध्यम सिंचाई परियोजना, जिसका कृषि कमांड क्षेत्र 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में हो। और लघु यानी कि जिसका कृषि कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से कम हो। ये थोड़े से 4 नाम आपके वैसे याद हो जाएंगे। तो सिंचाई परियोजना 4 प्रकार की होती हैं। पहला आपने बताया कि बहु उद्देश्य, जिसके खूब सारे उद्देश्य हों। हम पेयजल के अंदर मतलब पीने का पानी काम में लेते हैं, हम उस पानी से सिंचाई भी काम में लेते हैं, हम बिजली का उत्पादन भी करते हैं, मतलब उसके खूब सारे उद्देश्य हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा है।
इसके बाद में हमने पढ़ा वर्त सिंचाई परियोजना, जिसका कृषि कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा। वर्त का 10,000 है, मध्यम का 2,000 से 10,000 है, और लघु का 2,000 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, तुम कॉपी पेस्ट कितनी करते रहो मैं नहीं देखूंगा तुम्हें, क्योंकि और तो बातें पूछनी नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ फिर, आज यानी कि दो मैं महत्वपूर्ण परियोजनाएं पढ़ाऊंगा। और अगर आज वाली दोनों परियोजनाएं तुमने बढ़िया तरीके से पढ़ ली तो ये समझो कि 60% तुम्हारी सिंचाई परियोजना कंप्लीट होगी। उसके बाद में अगली क्लास के अंदर ये भी कंप्लीट हो जाएंगे सिंचाई परियोजना। धीरे धीरे टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहे हैं, तुम इसी प्रकार से बातें लगे रहना। ठीक है, हाँ, अरे लगा दूंगा, रोज क्लास लगा दूंगा, रोज ही तुम्हारी कल ही तो नहीं आई थी। ठीक है, चलो आगे। तो जो पहली सिंचाई परियोजना है वो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बहुत बार पूछा गया है कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यहां से कई बार सवाल पूछा गया है। कभी यहां पर हरियाणा की जगह मध्य प्रदेश दे देता है, कभी पंजाब की जगह गुजरात दे देता है, कभी राजस्थान की जगह छत्तीसगढ़ दे देता है। तो तीनों राज्यों के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। हमें इसके बारे में इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमें राजस्थान के बारे में पढ़ना है, और यह राजस्थान की संयुक्त परियोजना है पंजाब और हरियाणा के साथ में। तो सबसे पहले जो हम परियोजना पढ़े उसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल दो बांध हैं जिनकी अभी अपन चर्चा करेंगे। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, किसके ऊपर बनाई गई सर? सतलज नदी के ऊपर बनाई गई है। अभी आपको थोड़ा सा ये मैप दिखाई दे रहा है? हाँ सर, भारत का मैप दिखाई दे रहा है। ये जो एक सामने से नदी बह रही है इसका नाम है सतलज नदी। हालांकि अपने इसको सतलज कहते हैं लेकिन इसका सही रूप से नाम है सतलुज नदी। इस सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत से। तिब्बत अभी भारत के पास में नहीं है। और ये जो सतलज नदी है भारत में हिमाचल प्रदेश से क्या करती है? प्रवेश करती है। हिमाचल के बाद में पंजाब में बहती है, पंजाब के बाद में सीधी की सीधी कहां चली जाती है? पाकिस्तान में पलीत चली जाती है। पाकिस्तान के भावलपुर में जाती है, और भावलपुर में जाकर ये यहाँ पर चिनाब नदी से मिल जाती है। इधर से देखोगे ना तो ये चिनाब नदी आ रही है। ये देखो, आप फोटो के अंदर आराम से देखो, पहले सतलज नदी को समझ लो भाई। एक नदी है जिसका नाम है सतलज नदी, जो यानी कि सर कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करेगी, उसके बाद में ये पंजाब में बहेगी, उसके बाद में सीधी की सीधी कहां पर जाएगी? पाकिस्तान के अंदर जाएगी। यहां देखो एक नदी आ रही है जिसका नाम है चिनाब नदी। आ रही है ना? बिल्कुल सर आ रही है। इसका नाम है चिनाब नदी, और यह इस चिनाब नदी में जाकर मिल जाएगी, पाकिस्तान के बावलपुर तक जाती है। ठीक है, इस सतलज नदी के बारे में हमें बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। इसी सतलज नदी के ऊपर दो बांध बनाए गए हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। एक बांध है भाखड़ा बांध, और दूसरे बांध का नाम है नांगल बांध। इसके ऊपर दो बांध बनाए गए हैं, भाखड़ा और नांगल बांध। भाखड़ा जो बांध है वो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, और जो नांगल बांध है वो रोपड़ पंजाब में बना हुआ है। ठीक है, ओके सर। अब इसी डायग्राम के अंदर तुम एक चीज और देखोगे, यानी कि इस सतलज नदी की एक और छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम है व्यास नदी। यहां पर थोड़ा बहुत तुम्हें डायग्राम में दिखाई दे रहा है क्या? ये जो व्यास नदी है ना, ये सतलज नदी में आकर मिलती है। सर कहां पर मिलती है? यह आकर मिलती है हरिके बैराज में, और इसी हरिके बैराज से हमारी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक है, थोड़ा सा मैं और समझाता हूं, अगर फोटो है तो मेरे पास में। ये देखो आप, अभी थोड़ा सा यहां पर और चर्चा कर लेते हैं, अभी इसके बारे में आराम से बढ़िया चर्चा करेंगे। ये जो इधर से अपनी नदी आ रही है ना, ये नदी है सतलज नदी। ठीक है सर, और यहां पर बांध बना हुआ है भाखड़ा बांध। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर, डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ऊपर नाम है भाखड़ा डैम, मतलब भाखड़ा बांध। ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। इसके आगे थोड़ा सा ढलान में एक बांध और बना हुआ रोपड़ पंजाब में, जिसका नाम है नांगल बांध। ये भाखड़ा बांध है, ये नांगल बांध है, इन दोनों के नाम पर सिंचाई परियोजना भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा बांध के पीछे यानी कि भारत की कह सकते हैं सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील बनी हुई है, जिसका नाम है गोविंद सागर झील। ये जो पीछे झील बनी हुई है ना, इसका नाम क्या है? गोविंद सागर झील। ठीक है, इसके बाद में ये सीधी की सीधी आगे जाकर चिनाब में मिल जाएगी।
डायग्राम के माध्यम से और तुम समझ सकते हो। वो कहाँ गई, इसके अंदर नहीं है वो, ठीक है। हाँ, नॉर्मल सी बातें बताई हैं। एक तो बाखड़ा बांध बना हुआ है, एक नांगल बांध बना हुआ है। बाखड़ा बांध के पीछे ने का गोविंद सागर झील है। इधर अगर आप दूसरी फोटो देखोगे ना, तो यहां पर एक आपको नाम दिखाई देगा का मैप के जरिए समझिए, SYL मुद्दा। सिद्धू मूसेवाले का एक गाना आया था SYL, जिसको भारत सरकार ने यूट्यूब से 24 घंटे के अंदर बैन कर दिया था। SYL का ही पूरा नाम है सतलज यमुना लिंक नहर। हरियाणा के अंदर क्या है का, हरियाणा के अंदर यमुना नदी बहती है, पंजाब के अंदर सतलज नदी बहती है। आप फोटो के अंदर देख भी सकते हो, चंडीगढ़ है, करनाल है, इधर नहीं कहीं आप ऊपर जो नदी बह रही है ना, ये जो नदी ऊपर जो नदी बह रही है, ये नदी बह रही है सतलज नदी। इधर से जो नदी बह रही है इसका नाम है यमुना नदी। ये तो हरियाणा के अंदर बहेगी, ठीक है, हरियाणा को सुविधा मिलेगी। सतलज है वो पंजाब के अंदर बह रही है, तो सतलज और यमुना को जोड़कर नाम है SYL, सतलज यमुना लिंक नहर। थोड़ा बहुत गाना ध्यान में है। सर ये विवाद हुआ क्यों था, SYL का मुद्दा क्या है। 1966 में पंजाब से हरियाणा को अलग किया जाता है और एक नया राज्य बना दिया जाता है। कहते हैं कि पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है और हरियाणा के अंदर वैसे तो लठमार बोली बोली जाती है भाई। हालांकि अपन कह सकते हैं सर हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से लठमार बोली बोलते हैं। यानी कि इज्जत तो है ही नहीं। जैसे मान लो कोई चला भी जाए ना, कड़ गए हो थोड़ा तू, अब मतलब जैसे खुद का पिताजी होता है ना, बापू बहन भी कहूंगा और बापू कड़ गए हो तो तू क्या है ना, तो नॉर्मल सी बात है, एकदम लठ मार बोली, सीधी आप खड़ी बोली कवान का। तो 1966 तक तो मतलब ठीक था, पंजाब हरियाणा एक थे, लेकिन उसके बाद में हरियाणा को अलग कर दिया जाता है। तब तक पानी की पहले कोई समस्या नहीं थी, लेकिन 10 साल के बाद में मतलब 1976 में हरियाणा वालों ने मांग रखी कि हमारे तो किसानों के पास में खेती करने के लिए पानी नहीं है, हमें भी यानी का इस सतलज नदी का पानी दोगे। सतलज और यमुना इन दोनों को आपस में नहर के द्वारा जोड़ो ताकि हमारे पानी आ जाए, किसानों को पानी मिल सके। 1981 में इंदिरा गांधी के समय एक समझौता होता है और समझौते में यह कहा गया कि हरियाणा को पानी देने के लिए हम यानी क्या 214 किलोमीटर लंबी क्या बनाएंगे, एक नहर बनाएंगे क्या, और नहर के द्वारा हरियाणा वालों को पानी दिया जाएगा क्या, ठीक है। लेकिन पंजाब ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम हमारे हक का पानी किसी को नहीं देंगे। थोड़े दिनों बाद में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद में उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। पंजाब में एक चर्चित संत हुआ करते थे, बहुत फेमस थे उस समय, जिनका नाम था लोंगेवाला। तो राजीव गांधी लोंगेवाला जी को बुलाते हैं और उनके साथ में समझौता करते हैं कि हरियाणा वालों को पानी देने का काम करोगे। लेकिन पंजाब की जनता ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि समझौता कर लिया गया कि ठीक है हम हरियाणा वासियों को पानी देंगे, लेकिन पंजाब की जनता ने समझौते को नहीं माना और थोड़े दिनों के बाद में लगभग 1-2 महीने बाद में लोंगेवाला जी की भी हत्या हो जाती है। यह SYL का जो मुद्दा है आज भी अखबारों की सुर्खियों में रहता है। 2002 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और उन्होंने कहा था कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। हालांकि आज भी ये थोड़ा सा विवाद बना रहता है। पंजाब के लोग कहते हैं कि अगर हम हमारे हक का पानी हरियाणा वालों को देंगे तो हमारे किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा। इसलिए पंजाब के मशहूर सिंगर हुए सिद्धू मूसेवाला, उन्होंने SYL के ऊपर गाना बनाया था। हालांकि भारत सरकार ने इस गाने को विवादित बताया था और 24 घंटे के अंदर यूट्यूब से उस गाने को हटा दिया गया था। इसकी ज्यादा लाइनें तो मुझे नहीं याद है, लेकिन 1-2 लाइनें याद हैं जो मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। पंजाबी भाषा के अंदर है, अगर समझ में आए तो ठीक है, बाकी कोई बात नहीं है। ओ कलम नी रुकनी नित नवा हुण गाना गाऊं, जय नट लेता मुंड बलविंदर जटाना आऊं, फिर पूत बेगाने नहरा च डेगा लाही दिंदे, उन्ना चीर पानी छड़ो टुपका नहीं देंदे। मतलब उस गाने के अंदर थोड़ा सा कहा गया था कि पानी तो छोड़ो हम यानी कि बूंद भी नहीं देंगे क्या। इस तरह SYL हमेशा सुर्खियों में बना रहने वाला मुद्दा है। लेकिन अब वर्तमान समय की बात करें तो सिंधु जल समझौता है वो सस्पेंड हो गया है। अगर सिंधु जल समझौते के पानी का उपयोग भारत करता है तो भारत में हमेशा पानी की कमी नहीं रहेगी, हमारे राजस्थान वालों को भी खूब सारा पानी मिलेगा। सर ये सिंधु जल समझौता क्या है, इसके बारे में भी हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके चलो, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मल सी थोड़ी सी प्रारंभिक बातें पढ़ रहे हैं। तो भाखड़ा नांगल परियोजना ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके द्वारा सबसे ज्यादा उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। इस भाखड़ा नांगल परियोजना के द्वारा विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, पीने का पानी भी काम में लिया जाता है, इसके द्वारा सिंचाई भी की जाती है।
और ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। सतलज नदी के ऊपर 2 बांध बनाए गए, मुख्य रूप से ये देखो सतलज नदी है और इस सतलज नदी के ऊपर हमने 2 बांध बनाए हैं। एक का नाम है बाखड़ा बांध, दूसरे का नाम है नांगल बांध। और इसका नाम क्या रखा गया है? बाखड़ा नांगल परियोजना इसका नाम रखा गया है। ये मैंने तुम्हें पूरा का पूरा डायग्राम के द्वारा समझा ही दिया है। गोविंद सागर झील है, बाखड़ा डैम, हालांकि मैं तुम्हें ओरिजिनल में फोटो दिखाऊंगा भाई गोविंद सागर झील होती कैसी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाखड़ा बांध की। बाखड़ा बांध कहां पर है सर? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। सर हमें ओरिजिनल फोटो देखने का, वास्तव में बाखड़ा बांध कैसा दिखता है, तो यह फोटो के द्वारा देख सकते हो। ये जो अपना फोटो है ये ओरिजिनल बाखड़ा बांध की फोटो है। कहां पर मिलेगा सर? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में जाना और वहां पर आपको बांध देखने को मिल जाएगा। इसका जो नींव रखी गई थी ना, वो 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर दूसरा ऊंचा है तो पहला ऊंचा बांध कौन सा है? उसके बारे में मैंने नोट लगाकर लिखा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी के ऊपर टिहरी बांध बना हुआ है, जो 260 मीटर ऊंचा है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो ये आप फोटो देख सकते हो, यानी कि ये लगभग फोटो आप देख सकते हो 1955 की है। यहाँ पर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू देखने को मिल जाएंगे, जो क्या कर रहे हैं? बाखड़ा बांध की नींव रख रहे हैं, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी, भारत का दूसरा ऊंचा बांध है। और ये मैंने नीचे नोट लगा लिखा, भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी के ऊपर टिहरी बांध बना हुआ, जो 260 मीटर ऊंचा है, उत्तराखंड के अंदर है। बाखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर झील है। सर कहां पर बनी हुई? ये देखो, ये जो आपका बांध दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा बाखड़ा बांध है। और इसके पीछे ये जो पानी इकट्ठा हो रखा ना, ये यानी कि अपनी झील बनी हुई जिसका नाम है गोविंद सागर झील। ठीक है, आप फोटो देख ही सकते हो इसके अंदर। बाखड़ा बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा था। जब यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी नींव रख रहे थे, तो उनको लगा यार वास्तव में ये जो बांध है ना, चमत्कारी वस्तु से कम नहीं है, क्योंकि ये सब परियोजनाओं को कंप्लीट करेगा, सारे के सारे उद्देश्य कंप्लीट करेगा। और यह ऐसी परियोजना है जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना होगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा कि ये तो वास्तव में चमत्कारी विराट वस्तु है। क्या मतलब? चमत्कारी वस्तु है, और चमत्कारी वस्तु सारी इच्छाओं को पूरी कर देती है। तो ये अपना बाखड़ा बांध था। दूसरा जो बांध है उसका नाम है नांगल बांध। ये आप जो फोटो देख रहे हो ना, ये नांगल बांध की फोटो है, सतलज नदी के ऊपर ही बना हुआ है। कहां पर? सर रोपड़े, पंजाब के अंदर है। अब क्या है कि नांगल बांध से 2 नहरें भी निकाली गई हैं। इस प्रकार की 2 नहरें हैं सिंचाई के लिए। नहरों का काम होता है सिंचाई करना। ठीक है, जैसे मान लो नहर निकाल दी तो आसपास के जो खेत होते हैं ना, उन फसलों को सिंचाई की सुविधा मिल जाती है। तो नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई। पहली का नाम है बिस्त दो आब नहर, इससे पंजाब को सिंचाई की सुविधा मिलती है। और दूसरी नहर का नाम है बाखड़ा नहर, इससे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों को सिंचाई की सुविधा मिलती है। ये थोड़ा सा 2 नहरों के नाम ध्यान रखना। नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई सिंचाई के लिए। ठीक है, एक नहर का नाम है बिस्त दो आब नहर, पंजाब को सुविधा मिलती है। दूसरी का नाम है बाखड़ा नहर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को सिंचाई की सुविधा मिलती है। ठीक है, अगर मैं राजस्थान में बात करूं, सर आप कह रहे हो कि राजस्थान में सिंचाई की सुविधा मिलती है, तो इस परियोजना के द्वारा राजस्थान में कौन सा ऐसा जिला है जिसमें यानी कि सर्वाधिक लाभ मिलता है? चलो आगे, चलो ठीक है। तो राजस्थान में बाखड़ा नांगल परियोजना से सर्वाधिक लाभ हमें हनुमानगढ़ जिले को मिलता है। ठीक है, ओके, चलो भाई। तो सिंचाई सुविधा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को मिलती है। इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? हनुमानगढ़ को मिलता है। ठीक है, 1969 में राजस्थान और पंजाब के मध्य बाखड़ा नांगल समझौता होता, जिसमें राजस्थान का 15.22% हिस्सा रखा गया था। मतलब राजस्थान को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मैंने शुरुआत के अंदर ही कहा था, ये जो सिंचाई परियोजना है 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो 1959 में राजस्थान और पंजाब के बीच में बाखड़ा नांगल समझौता होता है। उसमें यह कहा गया कि राजस्थान को हम 15.22% हिस्सा देंगे, मतलब जल का, मतलब राजस्थान के 2.3 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा। ओके, ठीक है सर। तो इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? हनुमानगढ़ को मिलता है। 1959 में राजस्थान और पंजाब के मध्य बाखड़ा नांगल समझौता हुआ, जिसमें राजस्थान का 15.22% हिस्सा रखा गया था, जिससे राजस्थान के 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है। ये जो 1959 में राजस्थान और पंजाब के बीच में समझौता होता है, इसमें यह कहा जाता है कि राजस्थान का 15.22% हिस्सा रहेगा। इस 15.22% हिस्से की बदौलत राजस्थान के 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिल जाती है, और सर्वाधिक लाभ राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला उठा रहा है।
कंप्लीट है बस। पहली सिंचाई परियोजना कंप्लीट है। यहां से तुम्हें कुछ पूछना है तो आराम से पूछ सकते हो। बताओ कुछ पूछना है तो पूछो, मैं तब तक 1 मिनट में पानी पी के आ जाता हूँ। अगली परियोजना के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है व्यास परियोजना। हाँ, मैथ की क्लास अभी तो हुई थी। हाँ बताओ भाई। ठीक है, बढ़िया, कंप्लीट होगी पहली परियोजना। हाँ, मैथ की आ जाएगी इस महीने। ठीक है, चलो आगे फिर। कुंभल गुरुत्र तुमने ब्रह्मास्त्र में पढ़ा नहीं क्या? कॉपी पेस्ट करवा लो कितनी, और अलग बातें पूछ लो चाहिए। ठीक है, चलो आगे। चलो ठीक है। व्यास परियोजना ये भी राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, और व्यास नदी के ऊपर भी 2 बांध बनाए गए हैं जिनको आप देख सकते हो। ओके सर। व्यास परियोजना, अभी मैंने तुमको व्यास नदी दिखाई थी, तो ये जो व्यास परियोजना है राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। व्यास नदी के ऊपर भी 2 बांध बनाए गए हैं। पहले चरण में पडोह बांध का निर्माण कराया गया था, और दूसरे चरण में पोंग बांध का निर्माण कराया गया था। इसी प्रकार से किताब के अंदर फोटो भी है, जिनके आप फोटो देख सकते हो। किताब में फोटो सेम टू सेम। पहले चरण में जो पडोह बांध बना था, ये बना था मंडी हिमाचल प्रदेश में। कंगना जो राणावत है, बीजेपी की सांसद, वो मंडी से क्या है, सांसद हैं। तो यानी कि ये जो पडोह बांध है ये मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये जो आपको पोंग बांध दिखाई दे रहा है, ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। ये दोनों के दोनों बांध व्यास नदी के ऊपर बनाए गए हैं। नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है सर। तो व्यास नदी के ऊपर पडोह बांध बनाया गया है मंडी हिमाचल प्रदेश में, और पोंग बांध बनाया गया कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। व्यास नदी का अतिरिक्त जल सतलज नदी को प्राप्त हो, इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए पंडोह बांध से भाखड़ा बांध तक व्यास सतलज लिंक चैनल का निर्माण किया गया। सर ये क्या है? व्यास नदी का पानी सतलज नदी के अंदर लाने के लिए एक लिंक नहर बनाई गई है, जिसे क्या कहते हैं, व्यास सतलज लिंक चैनल कहते हैं। मतलब यहां से देखो एक नदी बह रही है, अभी मैंने दिखाया था सतलज नदी, और यहां से एक नदी आ रही है जिसका नाम है व्यास नदी। इसी व्यास नदी के ऊपर 2 बांध बनाए गए हैं, जिनका नाम है पोंग बांध और पडोह बांध। ये दोनों के दोनों बांध हैं। अब क्या करना है कि व्यास का जो अतिरिक्त जल है ना, व्यास नदी का पानी हमें सतलज नदी तक लेकर आना है। इसके लिए हमने एक लिंक चैनल का निर्माण किया, एक प्रकार से नहर का निर्माण किया है। उसका नाम रख दिया गया व्यास सतलज लिंक चैनल। मतलब दोनों को जोड़ने का काम किया गया है। इधर से व्यास नदी है और इधर से सतलज नदी है, तो व्यास नदी का पानी सतलज नदी के अंदर लाने के लिए व्यास से सतलज लिंक चैनल का निर्माण किया गया है। ओके, नॉर्मल सी बात है, समझ जाओगे। तो व्यास नदी का जो अतिरिक्त जल है, ज्यादा जल है, इसको पानी सतलज नदी में लाने के लिए, मतलब यह पानी सतलज नदी को प्राप्त हो, इसके लिए पडोह बांध से भाखड़ा बांध तक व्यास सतलज लिंक चैनल का निर्माण किया गया है। दोनों बांधों के जोड़ने के लिए एक प्रकार से लिंक नहर बनाई गई है। नॉर्मल सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आ गया भाई साहब रावी व्यास विवाद। इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझना। इसे हम सिंधु जल संधि समझौता भी कह सकते हैं, जो काफी चर्चाओं में रहा है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद में भारत ने सिंधु जल जो संधि समझौता था उसको क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि सर ये सिंधु जल संधि समझौता है क्या। भारत के उत्तरी भाग में 6 नदियां बहती हैं। अगर आप यहां पर भारत का डायग्राम देखोगे उत्तरी भारत में, तो यहां पर आपको 6 नदियां बहती हुई दिखाई देंगी। सतलज है, व्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है। ठीक है, एक कौन सी रहेगी? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी, यानी कि 6 नदियां बहती हैं। रावी, व्यास, सतलज, सिंधु, झेलम, चिनाब। ये यानी कि भारत के उत्तरी भाग में 6 नदियां आपको बहती हुई दिखाई दे रही हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, तो पाकिस्तान के अंदर जो भी पानी जाता है ना, पाकिस्तान में जो भी पानी जा रहा है, वो इन भारत की नदियों से होकर जाता है। पाकिस्तान को हमेशा डर था कि अगर भारत इन नदियों का पानी रोक लेगा तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। दूसरा ये था, अगर भारत एक साथ में इन नदियों का पानी छोड़ देगा तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी।
मतलब पाकिस्तान वालों को इस बात की टेंशन थी यार, इन नदियों के पानी को कंट्रोल किया जाए। इसलिए पाकिस्तान भागा भागा वर्ल्ड बैंक के पास में जाता है, विश्व बैंक के पास में जाता है। वर्ल्ड बैंक ने 1960 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में समझौता कराया। इसमें यह कहा गया कि जो सिंधु नदी प्रणाली है, ये जो 6 नदियां हैं, इसका 20% पानी भारत उपयोग में लेगा और 80% पानी है वो पाकिस्तान उपयोग करेगा। तो ऊपर की आपको 3 नदियां दिखाई दे रही हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इनके पानी है वो पाकिस्तान प्रयोग लेगा। ऊपर की 3 नदियां हैं, इनका पानी पाकिस्तान प्रयोग में लेगा, और नीचे की जो 3 नदियां हैं, सतलज, रावी और व्यास, इनके पानी का उपयोग भारत करेगा। और इसको नाम दिया गया था सिंधु जल समझौता, जो हमेशा चर्चाओं में रहता है। जब भी चुनाव होते हैं तो अखबारों के अंदर हमेशा हेडलाइन आती है कि अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है वो सिंधु नदी का पानी रोकने का काम करेंगे, पाकिस्तान की जनता को तड़फा तड़फा के मारेंगे, क्योंकि न्यूज वाले इसी प्रकार से हेडलाइन सुनाते हैं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होता है, तब भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले जो कदम उठाया गया था ना, वो यही था कि हम सिंधु जल समझौता स्थगित करते हैं, सस्पेंड करते हैं। और भारत सरकार ने यह समझौता रोक दिया है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि खून और पानी एक साथ में नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को पालेगा, आतंकवाद को बढ़ावा देगा, तो हम उनको पानी नहीं देंगे। अभी भारत सरकार इसी योजना के ऊपर काम कर रही है कि इतने सारे पानी को भारत में कैसे रोका जाए। भारत को यह पानी रोकने के लिए खूब सारे बांध बनाने होंगे, नहरों का निर्माण करना होगा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। और अगर भारत इस पानी को रोकने में सफल होता है तो भारत में कभी भी पानी की कमी नहीं पड़ेगी और पाकिस्तान वाले प्यासे मर जाएंगे। हमें उनसे युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, वो बिना पानी के प्यासा मर जाएगा। ठीक है, तो ये काफी सुर्खियों के अंदर आप समझते भी होगी कि सर सिंधु जल समझौता क्या था, यानी कि इस डायग्राम के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। उत्तरी भाग में 6 नदियां हैं, ऊपर की 3 नदियों का पानी है वो पाकिस्तान काम में लेगा, नीचे की 3 पानियां जो नदियां हैं उनका पानी का उपयोग भारत लेगा। हमेशा इस प्रकार से आप अखबारों में देखते रहते हो कि 1960 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में समझौता होता है। ये सारी की सारी बातें मैंने बता दी हैं कि 20% पानी वो भारत रोक सकता है, 80% पानी वो पाकिस्तान के अंदर जाएगा। 19 सितंबर 1960 को पंडित नेहरू और अयूब खान ने सिंधु जल समझौते के ऊपर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। हालांकि भारत ने अभी ये समझौता को सस्पेंड कर दिया, मतलब इसको रोक दिया है, स्थगित कर दिया है। तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता से कराची मतलब पाकिस्तान में सिंधु जल संधि समझौता होता है। भारत को सतलज, रावी और व्यास नदियों के जल उपयोग का अधिकार मिला था। ऊपर की जो 3 नदियां हैं कौन कौन सी हैं, फटाफट बताओ। एक तो झेलम हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, एक सिंधु हो जाएगा। इनके पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा। ठीक है सर। और जो लास्ट अपना है वो इराडी आयोग है। मैंने थोड़ी देर पहले तुम इनके बारे में समझाया भी था कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के मध्य रावी व्यास परियोजना के जल बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था कभी, यानी कि रावी व्यास का मतलब कितना पानी किसको मिलेगा क्या। तब राजीव लोंगेवाला समझौता तो 1985 में, इसके तहत न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता के अंदर यह समझौता गठित किया गया था। इसके अनुसार राजस्थान का हिस्सा 86 लाख एकड़ फुट है वो निर्धारित रखा गया था। अपने को केवल यही ध्यान रखना है कि इराडी आयोग के तहत राजस्थान का जल का हिस्सा कितना रखा गया था, 86 लाख एकड़ फुट है वो निर्धारित किया गया था। राजीव गांधी और लोंगेवाला के बीच में समझौता होता है। ठीक है, हाँ चलो आगे। इराडी आयोग, ये बस नॉर्मल सा आपको ध्यान रखना है। अभी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के मध्य जो रावी व्यास परियोजना को जल को लेकर बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, इसलिए क्या गया, राजीव लोंगेवाला समझौता तो 1985 में, इस समझौते के तहत न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया जाता है और इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि राजस्थान का हिस्सा 86 लाख एकड़ फुट रहेगा। तो अपने को केवल राजस्थान के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आज ये सिंचाई परियोजना अपन इतनी पढ़ेंगे और कल की क्लास में ये सारी की सारी सिंचाई परियोजना है वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, कंप्यूटर की क्लास चल रही है ना, यूट्यूब ऐप के ऊपर चल रही है, चल तो रही है, और कहाँ चाहिए तुम्हें। चलो ठीक है, तो कल अपन कर देंगे। बाकी जो 2 बड़ी परियोजनाएं थी इनके बारे में हमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।